नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रगति रघु सक्सेना, KRP साइंस, ब्लॉक शिवराजपुर, कानपुर नगर से आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। NCERT के सौजन्य से संचालित किए जाने वाले निष्ठा प्रशिक्षण के संबंध में मॉड्यूल नंबर 11 को लेकर। इसके पूर्व में मैं आपके साथ मॉड्यूल नंबर 11 यानी कि जिसका शीर्षक है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, इसके प्रमुख बिंदुओं पर मैंने पार्ट 1 में आपके साथ जानकारी साझा की थी, जिसमें पूरा मॉड्यूल का एक ओवरलुक, मॉड्यूल के थीम, कैरिकुलम से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और इस कैरिकुलम से क्या क्या लर्निंग आउटकम्स अचीव करने हैं स्टूडेंट को, इन बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी साझा की थी। इसके आगे आज मैं आपके साथ उन्हीं लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने के लिए क्या क्या सजेस्टिव टीचिंग पेडागोजी होनी चाहिए टीचर की, जिससे कि वो बच्चे को वो माहौल दे सके जिसमें बच्चे की साइंटिफिक स्किल, साइंटिफिक टेम्पर, क्यूरियोसिटी, इस तरह के गुण डेवलप हो और बच्चा स्वयं करके सीखे और जो साइंस के कंसेप्ट्स हैं, जो विज्ञान की अवधारणाएं हैं, उनके प्रति वास्तविक समझ विकसित हो सके। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगी कि एक शिक्षक जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अडॉप्ट करता है अपनी कक्षा में, तो उसके लिए कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। जैसे कि सबसे पहला है कि समावेशी सेटअप हो कक्षा का, बच्चे समूह में समावेशी हो, यानी हर तरह के बच्चे इन्वॉल्व हो उसमें, या वो समावेशी जोड़ा हो। इस तरह से बच्चों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चा इंडिविजुअल भी काम कर सकता है। सेकेंडली, बच्चे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो भी अडॉप्ट किया जाए टीचर के द्वारा, वो कुछ इस तरह से हो कि जो बच्चा है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग करे, यानी कि आँख, नाक, कान, मुंह और जो त्वचा है, ये सभी चीज़ें वो चीज़ों को देखने, सुनने, समझने में प्रयोग करे, प्रेरित हो। किसी भी चीज़ के लिए वो महसूस करे, उस चीज़ को सुने, देखे, समझे, छू कर महसूस करें, सूंघ कर, जैसी जहाँ ज़रूरत है वो अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करें। साथ ही साथ उसके जो हाथ हैं और जो मस्तिष्क है, उनमें कंसिस्टेंसी हो उस काम के प्रति। मतलब जो मस्तिष्क में क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, हाथ बच्चे के उस क्वेश्चन, उस क्यूरियोसिटी को के जवाब, यानी वो जो कारण है, क्या है, व्हाई, व्हाट, हाउ, इनके जवाब ढूंढने के लिए बच्चे के हाथ लर्निंग बाय डूइंग की पॉलिसी को अडॉप्ट करें। टीचर इस तरह का कक्षा का या सीखने का माहौल डेवलप करें कि बच्चे के हाथ सरल जांचों में संलग्न हो। अब जांचों से रिलेटेड अगर हम बात करें तो सबसे पहला कि बच्चा सवाल पूछे, उसके मन में सवाल जनरेट हो, क्वेश्चन आए और उनके वो जवाब ढूंढने की कोशिश करें। अब इसके लिए टीचर इस तरह से फैसिलिटेट करे कि बच्चा वाद विवाद या ग्रुप डिस्कशन या किसी शिक्षक के साथ चर्चा है, स्टूडेंट्स के साथ चर्चा है, रोल प्ले के द्वारा या फिर ICT के संसाधनों का प्रयोग करके, इन सब के द्वारा बच्चा जो है उन सवालों के जवाबों पर विस्तार से चर्चा करे और उनके हल ढूंढने की कोशिश करें। साथ में ही हम ये भी कहेंगे कि शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो माहौल बनाएगा, उसमें वो ऐसा माहौल डेवलप करे कि उसको परिवेश से अपनी सरल जांचों के लिए संसाधन जो है वो उपलब्ध हो जाए। मतलब परिवेश में जो भी TLM है उसका वो प्रयोग करके अपने लिए, अपने क्वेश्चन के जवाब ढूंढने के लिए उनका प्रयोग कर सके। वो परिकल्पनाएं बनाए, परिकल्पनाओं के ऊपर वो काम करे, उसके बाद आंकड़े इकट्ठा करें, परीक्षण करें, आंकड़े इकट्ठा करें, आंकड़ों का विश्लेषण करें और विश्लेषण करने के बाद वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचे और ये निष्कर्ष उसकी स्वयं की सोच है और फिर ये सोच से निकाले गए जो निष्कर्ष हैं उनको वो शिक्षक के साथ और कक्षा के दूसरे बच्चों के साथ साझा करें और किसी फाइनल स्टेप तक पहुँचे जहाँ शिक्षक उसे एसेस करेगा। यानी कि एक हमने बिंदु कहा था कैरिकुलम की, जब हमने चर्चा की थी कि जो सामग्री है, जो हमारा टीचिंग मेथड है और जो असेसमेंट है, उनके बीच में उनको इंटीग्रेट कर सके, आपस में एकीकरण होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ टीचिंग पेडागोजीज है जो टीचर को अडॉप्ट करनी है। बच्चों को प्रेरित करना है लर्निंग बाय डूइंग की तरफ और अराइजिंग क्वेश्चन एंड उसके बाद सर्चिंग आंसर्स बाय हिमसेल्फ, बच्चा खुद से कोशिश करे। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी कोई टीचर अपनी क्लास को, अपने टीचिंग लर्निंग कोई प्रोसेस अडॉप्ट करता है
अपनी कक्षा में कोई भी विज्ञान की अवधारणा को समझाने के लिए, तो उसे अपनी कक्षा के बच्चों के बारे में विधिवत ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अब वो जो संसाधन उपलब्ध कराएगा उस चर्चा के लिए, बच्चों के लिए जो माहौल क्रिएट करेगा, तो उस संसाधनों को उपलब्ध कराने में उसे बच्चों का भी सहयोग लेना है। और इसके लिए उसको ये जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि कौन सा विद्यार्थी का रचनात्मक कौशल अच्छा है, कौन से विद्यार्थी हमारे वक्तव्य अच्छा बोल सकते हैं, किनका एनालिटिकल जो सोचने की शक्ति है, एनालिसिस करने की, वो बहुत शार्प है, कौन से बच्चे खोजबीन में बहुत एक्सपर्ट हैं, सामग्री इकट्ठा करने में, ढूंढ कर लाने में बहुत सक्षम है। तो वो इस सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके उसी के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को फिक्स करेगा, उनको काम देगा या बच्चों को प्रेरित करेगा, क्योंकि जिसका जिसमें रुचि है वो बच्चा उस काम को इंटरेस्ट से करेगा। और फिर पूरा संसाधन जब उपलब्ध हो जाएंगे तब उस अवधारणा पर बच्चे सामूहिक रूप से काम करेंगे और शिक्षक केवल उनका मार्गदर्शन और निगरानी करेगा। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस अडॉप्ट करनी चाहिए किसी भी विज्ञान की अवधारणा को सीखने के लिए। और बच्चों के लिए विज्ञान की कोई भी अवधारणा टीचर जब बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों पे जो उन्होंने समस्याएं सोची हैं, महसूस की हैं, उनके आधार पे ही सिखाएगा। इस तरह का हमें शिक्षण माहौल क्रिएट करना है साइंस की जो पेडागोजी है, जो साइंस की कक्षा है। इसके आगे देखो, अब मैं आपके साथ एनसीईआरटी की जो साइंस बुक चलती हैं उनमें से कुछ सिलेक्टिव एग्जाम्पल्स लिए गए हैं इस बिंदु को और ज़्यादा विस्तार से समझने के लिए कि कोई भी विज्ञान की अवधारणा को बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए, बच्चों के लिए कैसे वो माहौल बनाया जाए। जैसे कि इसमें धातु और अधातु, इसकी अवधारणा कैसे दी जाए, बच्चों को कैसे समझाएं, पौधों के बारे में, पौधों की विविधता के बारे में शामिल किया गया है इसमें। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे कंडक्टर है, हीट की और नॉन कंडक्टर हैं, इस तरह के टॉपिक्स जो इन्वॉल्व है करिकुलम में, उनके उदाहरण इसमें शामिल किए गए हैं। और उन्हीं में से ज्ञान की अवधारणा का ध्वनि को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि मान लीजिए शिक्षक को ध्वनि की अवधारणा बच्चों को समझानी है, तो उसे क्या करना होगा कि सबसे पहले उसको वो माहौल बनाना है ताकि वो विज्ञान की अवधारणा स्वतः ही बच्चे कक्षा में प्रस्तुत करें। तो इसके लिए प्रश्नोत्तरी सबसे अच्छा तरीका होता है। बच्चों से समूह में कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, पूरी कक्षा को एज अ होल प्रश्न पूछे जाएं और बच्चों को जो ध्वनि के बारे में पहले से अवधारणा है, ध्वनि की पहचान को लेकर उन पे चर्चा की जाए। इसके साथ ही बच्चों को ये अवधारणा सिखानी है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, गतिविधि क्या होनी चाहिए, इसमें किस तरह की शिक्षण विधा पद्धति अपनानी चाहिए कि बच्चों को वो अवसर प्रदान करें ध्वनि उत्पन्न करने के, उन्हें ध्वनि उत्पन्न करने के अवसर दें तरह तरह से और उन्हें अनुभव करने दें। और फिर उन अनुभवों को बच्चे आपस में कक्षा में चर्चा करें और साझा करें। फॉर एग्जाम्पल, ध्वनि उत्पन्न होती है थपक करके, चोट पहुंचा करके, या फिर किसी चीज़, दो चीज़ों को आपस में रगड़ करके, या कोई चीज़ खींच करके तान कर छोड़ देना, या किसी चीज़ को फूंक करके। तो ये जो तरीके हैं बच्चे खुद ही अपने आप इसको चारों तरह से ध्वनि तरह से उत्पन्न करेंगे और हर ध्वनि की आवाज़ को सुनेंगे और पहचानेंगे भी कि ध्वनि किस किस तरह से उत्पन्न हो रही है। गतिविधि आधारित अवधारणा है। इस गतिविधि से बच्चे ध्वनि उत्पन्न करने के बहुत सारे तरीकों पर फोकस करेंगे और इसी के साथ टीचर जोड़ेगा वो वाद्य यंत्र, उनका ध्यान आकर्षित करेगा कि कौन से वाद्य यंत्र किस तरह से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे कि तबला बजाने से, चोट पहुँचाने से, थाप देने से, वायलिन तार पर रगड़ने से, रगड़ से उत्पन्न होता है। इसके साथ ही बांसुरी है तो वो फूंक से उत्पन्न होती है। वीणा के तार हैं, खींचकर छोड़ने से उत्पन्न होते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये फर्क बच्चे उसको तुरंत अपने दैनिक जीवन के जो अनुभव हैं उनसे जोड़ करके ध्वनि के उत्पन्न करने के कारणों को समझेंगे। अब इसके बाद ध्वनि कैसे संचरित होती है, इसमें सीधा है कि बच्चों से पूछा जाए क्या महसूस किया, थपकने पे क्या महसूस किया, तो बच्चे ज़रूर बताएंगे कि कंपन हो रहा है, हिल रहा है, अपनी भाषा में बताएंगे वाइब्रेशंस को। ये उनकी पहली अभिव्यक्ति होगी ध्वनि के संचरण को लेकर। अभी वो साइंटिफिक टर्म में एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं है। यहाँ पर टीचर का रोल शुरू होता है कि कंपन कैसे दिखाए जाए। एक सरल टीएलएम की विधि से गतिविधि अगली आएगी, इन्वॉल्व की जाएगी कि एक धातु की प्लेट ले ली, उसमें कुछ डाल के, जैसे मूंग की दाल है उसके दाने डाल दिए या पॉपकॉर्न डाल दिए और फिर एक चम्मच की सहायता से बच्चों को गतिविधि कराई जाए।
उसको बजाया जाए तो क्या होगा कि वो दाने उछलेंगे, आवाज़ होगी, साउंड उत्पन्न होगी और वो कंपन वो जो दाने हैं वो उछलेंगे। उनके उछलने को सब लोग सारे बच्चे प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। तो वो क्यों उछल रहे हैं? क्योंकि वो प्लेट में कंपन हो रहा है, इसलिए उछल रहे हैं। तो ये अवधारणा बच्चे जब स्वयं करके देखेंगे तो उन्हें मोटे तौर से स्पष्ट उसकी अवधारणा समझ में आएगी। ये छोटे छोटे गतिविधियाँ सरल जांचें हैं जिनके आधार पे कंपन का प्रवाह पहचान रहे हैं बच्चे। लेकिन अब जैसे कि बच्चे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ चुके हैं, पहले टीचर चाहे तो पदार्थ की अवस्थाओं में ध्वनि का संचरण और कंपनों का प्रवाह इनको बता सकते हैं। वो किस तरह से कि मेज पे डस्टर को पटक करके कंपन उत्पन्न हो रहे हैं, बच्चे महसूस कर रहे हैं। एक पानी का बीकर है, उसमें एक कांच की रॉड है या चम्मच है, उसे पानी को हिलाए दीवार में बिना टच किए, उसमें भी साउंड उत्पन्न होती है। विद्यालय की जो घंटी बजती है, ठीक है, घंटी की आवाज़ हम तक आती है। तो इन सब की तरफ बच्चों का ध्यान फोकस किया जाए, इन अनुभवों पर ये अनुभव कराया जाए और अनुभवों की तरफ उनका ध्यान फोकस किया जाए। और फिर ये पूछा जाए कि ध्वनि कैसे हम तक पहुंची, यानी कि हम बच्चों को ये पहचान करवा रहे हैं कि ध्वनि जो है तीनों माध्यमों में बह रही है, संचरित हो रही है, कंपन का प्रवाह हो रहा है। लेकिन अब पदार्थ की तीन अवस्थाएं बच्चों को से वहीं पर हम शिक्षक जोड़ सकता है कि मेज एक ठोस है और द्रव जिसमें पानी में हम चम्मच या रॉड से स्टिर कर रहे थे, और घंटी जो वहाँ ध्वनि टकराने से बज रही वो हमारे कानों तक आ रही, वो भी ध्वनि हमारे कानों तक पहुँच रही है। तो किसमें ध्वनि सबसे पहले हमें सुनाई पड़ी? वो स्पीड। तो शायद बच्चे यहाँ पर अपनी बात को नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे और वो सोचेंगे कि हाँ ये कैसे, किसमें है, तो कैसे है, तो यहाँ पे टीचर कैसे एक्सप्लेन करेंगे, टीचिंग जो पेडागोजी है वो कैसे इम्प्रूव करेंगे, क्या रिफ्रेशमेंट, क्या नया टूल इसमें जोड़ा जाए कि बच्चे किसमें तेज़ी से, किस माध्यम में तेज़ी से फ्लो कर रही है वो नहीं पहचान पाएंगे। यहाँ पे यूज़ होगा आईसीटी के इक्विपमेंट्स का। जी हाँ, बहुत सारे सुंदर सुंदर वीडियोस दिखा करके बच्चों को उनका ध्यान अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक वीडियो है छोटा सा, एक बहुत ही रुचिकर, जिसमें कि तीनों माध्यमों में ध्वनि के संचरण गुब्बारे के फटने के क्रम से बताया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो मैंने शेयर किया, इस तरह के छोटे छोटे वीडियो, अट्रैक्टिव वीडियो के माध्यम से, क्योंकि यहाँ एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि जो ठोस होते हैं उसमें ध्वनि संचरण सबसे फास्ट हो रहा है और द्रव में उससे कम और गैस में उससे थोड़ा कम स्पीड जो होती है आवाज़ के बहने की। और वो इसलिए होता है कि हम पहले भी बच्चों को पदार्थ की संरचना के बारे में पढ़ा चुके हैं। शिक्षक उस अवधारणा को यहाँ पे जोड़ सकता है कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो सॉलिड्स का एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, इसलिए कंपन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में आसानी से चले जाते हैं। द्रव में थोड़ा दूर दूर होते हैं क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है तो संचरण थोड़ा कम हो जाता है, और गैस में तो ये बहुत दूर दूर होता है, इसलिए ध्वनि का संचरण की जो गति है वो थोड़ी और कम हो जाती है। तो इस तरह के आईसीटी के इक्विपमेंट्स को यूज़ करके भी ध्वनि की जो अवधारणा है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, किस माध्यम में उसकी स्पीड क्या होती है, कंपन कैसे होते हैं, कंपन से रिलेटेड भी इसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिनका प्रयोग करके आप बच्चे को वो कंसेप्ट समझा सकते हैं जो बच्चों को आप मुँह से या परिवेश के TLM से नहीं समझा पा रहे हैं। आप मूंग के दाल के दानों को प्लेट पे रख के उछाल के दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी और स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिनकी सहायता से इस कंसेप्ट को बच्चों तक खेल खेल में रुचिपूर्ण ढंग से बच्चों को इस तरह समझा सकता है कि वो जो देखी, सुनी और महसूस की चीज़ें बच्चे भूलते हैं। यह है कि समय एक ही अवधारणा को समझाने के लिए हमें कई टीचिंग पेडागोजी और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए हमें कई चीज़ों का समावेश करना पड़ेगा। एक इफेक्टिव क्लास के लिए, एक इफेक्टिव लर्निंग के लिए और एक इफेक्टिव लर्निंग आउटकम को अचीव करने के लिए, ताकि हर स्टूडेंट उसको सीख कर समझ सके। तो इस तरह की कई टॉपिक्स हैं इन्वॉल्व किए गए हैं और
केवल एक यहाँ उदाहरण था, ऐसे हर टॉपिक के लिए टीचर को इसी तरह की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अपनाने चाहिए, ताकि जो यूपीएस स्टेज पर जो विज्ञान की अवधारणाएं हैं वो बच्चे अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके स्वयं के अनुभव से करके सीखें। तो ये पूरा कंसेप्ट था इस मॉड्यूल नंबर 11 का, पेडागोजी ऑफ साइंस का। आशा करती हूँ कि आपको इन सभी बिंदुओं पर जो भी जानकारी मुझे है वो मैंने आपके साथ साझा की है, आपको पसंद आई होगी। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ और हम सब ऋणी हैं उस निष्ठा के जिसने हमें अपनी पेडागोजी को इतना रिफ्रेश करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए एक नई प्रेरणा दी है। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।